विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विज्ञान ऊर्जा के स्रोत, इस अध्याय से हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी संभावित रूप से आने की पूरी संभावना है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है वो लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऊर्जा को न तो निर्माण संभव है न ही विनाश, यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। कैसे बदली जा सकती है इसका रूप? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदली जा सकती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदली जा सकती है, यानी एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा में किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, अर्थात ऊर्जा को उत्पन्न करना भी असंभव है और नष्ट करना भी असंभव है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? हमारे जीवन के लिए प्रत्येक कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे खाना पकाना हो, बिजली का उत्पादन हो, मशीनें चलाना हो, फैक्ट्रियां चलाना हो, कल कारखाने चलाना हो, इन सब के लिए आवश्यकता होती है ऊर्जा, जिसे हम आजकल अधिकतर पेट्रोलियम पदार्थों से पूरा करते हैं। ज़्यादातर हम इस सब कार्य के लिए पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, इनसे ही हम उसकी पूर्ति करते हैं। इनका प्रयोग होने पर इन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं तो ये पेट्रोलियम पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और ये पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। इस कारण से इनका संरक्षण आवश्यक है। अतः हमें ऐसे नवीनीकरणीय स्रोतों की ओर ध्यान देना होगा जो कि आसानी से उपलब्ध हो और जिनका असीमित उपयोग, व्यापक उपयोग किया जा सके। यानी ऐसे स्रोतों की ओर हमें ध्यान देना होगा जिनका उपयोग असीमित हो और व्यापक रूप से इनका उपयोग हम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है वो एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसकी सहायता से विभिन्न माध्यमों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी सूर्य की सहायता से विभिन्न माध्यमों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की से ऊर्जा हमें कई रूपों में प्राप्त होती है। हमारी आवश्यकताओं के निरंतर बढ़ने के कारण इन्हें पूरा करने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए, ताकि भविष्य में हमें ऊर्जा संकट का सामना नहीं करना पड़े। नवीनकरणीय ऊर्जा से वातावरण का प्रदूषण भी रोका जा सकता है। यही कारण है कि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है? नाभिकीय ऊर्जा का, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या महत्व है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित है तथा शीघ्र समाप्त हो जाने वाले हैं, यानी जितने भी परंपरागत हम ऊर्जा का उपयोग जो कर रहे हैं इनके भंडार जो हैं वो सीमित हैं और शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। जबकि नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जो है बहुत लंबे समय तक हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ता कर सकती है। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा की तुलना में यूरेनियम के विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक प्राप्त होती है। ये नाभिकीय ऊर्जा का महत्व है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? इस तरह का प्रश्न परीक्षा में कई तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। उत्तम ईंधन के लक्षण क्या हैं? अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है, वह ईंधन जिसमें निम्नलिखित गुण हो उसे हम आदर्श ईंधन, उत्तम ईंधन कह सकते हैं। पहला बिंदु है, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। जो ईंधन हम यूज़ कर रहे हैं उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। नंबर 2, ईंधन का उचित दहन ताप होना चाहिए, यानी उसका दहन ताप भी उचित होना चाहिए। ईंधन के दहन की दर संतुलित होना चाहिए, यानी जो जल रहा है ईंधन उसको एक बिल्कुल संतुलित दर से दहन होना चाहिए। ईंधन में अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम होना चाहिए, यानी जो आदर्श ईंधन हम कह रहे हैं, उत्तम ईंधन जो हम कह रहे हैं, उसमें ऐसे पदार्थ की मात्रा लगभग नहीं या कम होना चाहिए जो अज्वलनशील हो, जलते नहीं हो। ईंधन के दहन के पश्चात विषैले पदार्थ जैसे गैस या धुआं का निष्कासन नहीं होना चाहिए। ईंधन का
मूल्य भी कम होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए ईंधन। ईंधन आसानी से उपलब्ध हो, यानी उस सुगमता से हमको मिल सकता हो। ईंधन का रख रखाव आसानी से हो, यानी सस्ता हो, आसानी से मिल जावे, रख रखाव करना आसान हो, उचित दहन ताप हो, अज्वलनशील पदार्थों की मात्रा कम हो, दहन की दर संतुलित हो तथा ऊष्मीयमान उच्च हो। ऐसे ईंधन को हम कह सकते हैं कि ये ईंधन आदर्श ईंधन, उत्तम ईंधन होता है। महासागरों से प्राप्त हो सकने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमा है, यानी महासागर, समुद्र जो होते हैं, महासागरों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, यानी कहाँ ये काम करने में समर्थ नहीं होती है या तकलीफ आती है। तो महासागरीय ऊर्जा के दोहन की तकनीकी बहुत ही कठिन होती है, यानी महासागर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने की, यानी दोहन करने की, ग्रहण करने की तकनीकी बहुत कठिन होती है। ज्वार भाटा की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बांध बनाने वाले योग्य स्थान भी कम होते हैं, यानी ज्वार भाटा जब आता है तब, ज्वार भाटा भी महासागरों में आता है, तो वहाँ से भी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बांध बनाने के स्थान भी कम होते हैं, यानी सीमित होते हैं। और अगला बिंदु है, ये तरंग ऊर्जा, महासागर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तरंगों के रूप में मिलती है। ऊर्जा भी केवल उन्हीं स्थानों पर उपयोग की जा सकती है जहाँ तरंगें बहुत शक्तिशाली हो। शक्तिशाली तरंगें होगी तो ही हम इस महासागरीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये इसकी सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। नाम से स्पष्ट है, भूताप यानी पृथ्वी के अंदर जो ताप है उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघली हुई चट्टानें भूगर्भीय हलचल के कारण केंद्रीय भाग से सतह की ओर विस्थापित हो जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, यदि हम कहें कि ये पृथ्वी है, यहाँ केंद्र भाग में जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो चट्टानें पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण थोड़ी सी ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है, यूँ कह सकते हो कि सतह की ओर विस्थापित हो जाती है तथा गर्म क्षेत्र का निर्माण करती है। यहाँ का जो एरिया है ये क्या हो जाता है, गर्म क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। जब कभी भूगर्भीय जल यानी जमीन के अंदर का जो जल है वो जब इस गर्मी के संपर्क में आता है तो गर्म क्षेत्रों के संपर्क में आने से जल वाष्प के रूप में बदल जाता है तथा इस जल वाष्प को पाइपों की सहायता से बाहर लाकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात पृथ्वी के गर्भ में स्थित उच्च ताप क्षेत्र से संबंध ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पिघली हुई चट्टानें हैं वो चट्टानें अंदर किसी हलचल के कारण ऊपर की ओर, सतह की ओर आ जाती है। सतह की ओर जब आती है और वहाँ क्षेत्र गर्म हो जाता है और उस गर्म क्षेत्र में जब पृथ्वी के अंदर का पानी संपर्क में आता है तो संपर्क में आने से वाष्प में बदल जाता है। इसी वाष्प को पाइप की सहायता से बाहर लाकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। यही ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं, यानी जीवाश्म ईंधन जो हम यूज़ करते हैं उसकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो जीवाश्म ईंधन जलाए जाने पर प्रदूषण फैलाते हैं, यानी प्रदूषण फैलेगा जीवाश्म ईंधन से ही फैलेगा। इनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि जब भी जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो कई हानिकारक गैसें वातावरण में चली जाती है और ये वातावरण में, वायुमंडल में समा जाती है और वहाँ जब आपस में मिलती है तो ये वहाँ पर अम्ल का निर्माण करती है और ये अम्लीय वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आती है जो हानिकारक होती है। ये जीवाश्म ईंधन के जो भंडार हैं वो सीमित हैं, अतः ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो ये जीवाश्म ईंधन की हानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है। प्रश्न है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं। कोई भी ऊर्जा स्रोत पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है, चाहे ऊर्जा स्रोत कितना ही उन्नत विकसित तकनीकी से क्यों नहीं प्राप्त किया गया हो, फिर भी वह पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता ही है। सौर का जो सेल है, सौर सेल, सोलर सेल जिसको हम कहते हैं, प्रायः प्रदूषण मुक्त माना जाता है। इसको प्रायः हम प्रदूषण मुक्त मानते हैं, परंतु इस युक्ति के निर्माण में जब सौर सेल बनाया जाता है तो इसके निर्माण में पर्यावरणीय क्षति होती है,
अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं बलवंत भंडारी, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो साथियों को बताएं, लाइक करें, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।